Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. महाराष्ट्र के जो पूरे चुनाव है वो एक विशेष परिस्थिति में हो रहे हैं। 14 और 19 की तरफ स्थिति महाराष्ट्र में नहीं है, ऐसा साफ तौर पे दिखा जा रहा है। मैंने भी महाराष्ट्र में कई जगहों का दौरा किया, मैंने भी देखा कि लोग इस बार बहुत खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे इस तरीके की वेव नहीं दिखी जो मैंने 19 में देखी थी। 2019 में हम जहां भी जाते थे लोगों का मन बन चुका था और बड़े सीधे शब्दों में वो चीजें कह देते थे कि हमको क्या करना है। इस बार इस तरीके का माहौल मुझे नहीं दिखा। आपकी टीम्स अलग अलग जगहों पर गई, आपने क्या देखा? आपको क्या समझ आया इसके बारे में? देखिए, महाराष्ट्र के बारे में शुरू से इस बार तो जो परिस्थितियां है, जैसे आपने बताया, राजनीतिक परिस्थितियां सारी उथल पुथल हो गई है। कहने का मतलब ये है कि कोई कहीं पर पहले किसी पार्टी में था, अभी किसी पार्टी में है, पार्टियों के चिन्ह नए आ गए हैं, नई पार्टियां बन गई है। तो कहने का मतलब पहले भी 4 मुख्य पार्टियां और 3 से 4 क्षेत्रीय पार्टियां, और उससे बड़ी बात महाराष्ट्र के संदर्भ में ये कि 35 जिले हैं। 35 जिले में हर एक जिले में आप पाएंगे एक बड़ी पर्सनालिटी जिसको हम रीजनल छत्रप कहते हैं। और महाराष्ट्र में जो लॉयल्टी फैक्टर होता है पीपल का, लीडर्स का मैं नहीं कह सकता, पीपल का जो लॉयल्टी फैक्टर होता है, लोगों का होता है, वो इतनी आसानी से अपनी लॉयल्टी को चेंज नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप देखते हैं महाराष्ट्र के जब भी परिणाम आते हैं, असेंबली इलेक्शन की बात कर लीजिए, तो 6 मुख्य पार्टियों के अलावा भी 27 से 28 एमएलएस आमदार छोटी और रीजनल पार्टियों के होते हैं। और पिछले 40 साल में एक बार भी महाराष्ट्र के अंदर एक पार्टी की सरकार नहीं बनी है। इसका मतलब यह है कि हर एक रीजन में, हर एक जिले में, हर एक लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग पर्सनालिटी है, और वो पर्सनालिटी किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, और उसके हिसाब से लोग वोट कर रहे हैं। और इसीलिए जैसे आपने कहा कि इस बार वो क्लैरिटी नहीं, पिछली बार 2/2 की क्लैरिटी थी, यानी कि बस 2 में से एक को चुनना है। अभी समझ में नहीं आ रहा 4 में से कि 6 में से एक को चुनना है। तो लोगों को भी नहीं पता चल रहा है कि जो हम जिसको चुन के भेजने वाले हैं वो किस पार्टी में और कैसी और कौन सी सरकार बनेगी। इसलिए लोग भी बड़े चुपचाप मन से बोल रहे हैं, खुल के कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। बट हम कोशिश करते हैं उनसे जानने की कि आपका मताधिकार जो है वो किसके तरफ गया है, और ऐसा क्या लग रहा है कि आप किसको जिताने वाले हैं। नहीं, लेकिन इसमें अगर आप देखिए कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा बारामती का। हाँ। ठीक है, बारामती में सुप्रिया सुले शरद पवार के साथ में है, लेकिन अजित पवार जो बारामती का एक कद्दावर नेता है, हाँ, एक बड़ा फैक्टर है, वो तो अपना अलग सूबा बना चुके हैं, उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है। अब बारामती में ये लॉयल्टी कैसे चलेगी? क्योंकि एक तरफ तो शरद पवार दिख रहे हैं, एक तरफ अजित पवार भी दिख रहे हैं। सांसद आप जैसे कह रहे हैं सुप्रिया सुले, वो भी शरद पवार के साथ में, लेकिन उनको जिताने वाले अजित पवार अपना अलग ये बना के रखे हुए हैं। नहीं, देखिए, बारामती में भी, बारामती जो है शुरू से शरद पवार जी के नाम से जानी जाती है। अजित पवार उसके बाद की कड़ी है। तो इस बार के चुनाव में जब परिणाम आएंगे तो जो भी जीतेगा, मुझे नहीं पता कौन जीतेगा आज, बट जो भी जीतेगा, मैं जो कह रहा हूं कि रीजनल छत्रप में किसका राज है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। लॉयल्टी जो जैसे डिसाइड की हुई है वैसे ही वोटर्स की रहेगी, वैसे रहनी चाहिए, ऐसी ज्यादा करके अभी तक देखा गया। और एक एग्जांपल देता हूं, 2014 लोकसभा में 2/2 यानी एनसीपी कांग्रेस ने चुनाव साथ में लड़ा गठबंधन में, और यूपी में शिवसेना भाजपा ने। तो जिस पार्टी के जितने वोट परसेंटेज आए, सेम आइडेंटिकल 4 महीने के बाद जब असेंबली के इलेक्शन हुए और चारों पार्टी ने अलग अलग लड़ा, उतने ही सबके वोट आए, सेम आइडेंटिकल, इतना भी चेंज नहीं। 28% बीजेपी तो 28% बीजेपी, 28%। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ कोई भी किसी के भी साथ जाए, बट मानुष के साथ लॉयल्टी, निष्ठा साथ साथ जाती है, और उसके हिसाब से जो जहाँ पर है वो उस हिसाब से परिणाम आते हैं। देखिए, हमने पिछली बार जब बात की थी तब आपने कहा था कि बीजेपी को अगर 100 वोट गिर रहे हैं तो उसमें से 16 वोट या 18 वोट ये प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को मिलते हैं। बिल्कुल। हाँ, 14 और 19 में यही हुआ, थोड़ा कम ज्यादा हुआ होगा, लेकिन अमूमन 16 और 18 वोट 100 में से अगर बीजेपी को 100 वोट मिलते हैं, म्हणजे भारतीय जनता पार्टीला 100 मतं पडतात, त्यातली 16 किंवा 18 मतं
ही 16 ते 18 मतं ही मोदींच्या नावावर पडलेली असतात, म्हणजे तिकडे तो मोदी फॅक्टर महत्वाचा ठरतो. 14 और 19 में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चुनाव पूरी तरीके से जीते गए. महाराष्ट्र भी उसी तरीके से वोट किया गया. महाराष्ट्र में जिस तरीके से पूरे देश में खास करके नॉर्थ बेल्ट में जो वोटिंग हुआ उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी वोटिंग रहा. लेकिन इस बार महाराष्ट्र की स्थितियां अलग हैं. क्या कहीं आपको लगा कि रीजनल इश्यूज भी महाराष्ट्र में सर उठा रहे थे? जो महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिचुएशन रही 2022 से लेकर या 2019 से लेकर ही हम पकड़ के चले, क्या उस सिचुएशन का असर भी लोकसभा जैसे चुनाव में, मोदी फैक्टर जहां है वहां है, लेकिन उसके साथ साथ ये सारे फैक्टर्स भी आपको कहीं नजर आए? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने. जैसे मराठा आंदोलन, अपना जरंगे पाटिल, तो इस तरह के बहुत सारे आंदोलन 2 साल तो कोरोना के छोड़ दीजिए आप, तो 3 साल के अंदर बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे विषय सामने आए. और एक बार सरकार भी राज्य में, पहले उद्धव सरकार थी महाविकास आघाड़ी की, बाद में युति की सरकार बन गई. तो ये सारी परिस्थितियों में जो मराठा खासकर है उसका एक अपना बोलते हैं ना प्रभाव क्षेत्र जो है वो एक लिमिटेड एरिया में जालना और उसके एरिया में, तो वहां पर उस हिसाब से बिहेव करेगी चीज. दूसरा, जैसे मैंने कहा, विदर्भ भी बहुत बड़ी चीज है. अब विदर्भ में देखिए कि मराठा रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के कंपैरिजन में ना के बराबर है. वहां पे कुणबी और दलित मिलेंगे आपको. कुणबी और दलित का बड़ा फैक्टर होता है. यहाँ पे जैसे ही आप विदर्भ में जाएंगे तो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी आ जाती है सामने. तो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी जो लगातार विदर्भ के क्षेत्र में 8 से 12% वोट लेती रही है, ठीक है, उसके प्रदर्शन के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि महायुति या बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा. 2019 में और एक और चीज महाराष्ट्र में देखी गई कि वीबीए जैसी पार्टियों को, जो मतलब मेन स्ट्रीम पार्टी से हटकर जो एक पार्टी चुनाव में उतरती है, उसको एक ही बार मौका मिलता है. 2009 में हमने एमएनएस को मौका दिया गया, कई जगह पर उनको 1.5 लाख से ज्यादा वोट मिले. वीबीए का वो दौर 2019 का था. तो क्या वो रिपीट होते हुए आपको नजर आ रहा है कि इस बार वो कंसोलिडेशन एक तरीके से दलित हो, मुस्लिम हो या कुणबी हो, उनका एक कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं विदर्भ जैसे इलाके में नजर आया, क्योंकि फर्स्ट 2 फेज में वहां पर चुनाव हुए थे? बिल्कुल. तो 19 की आपने बात करी, तो वीबीए और एआईएम, ओवैसी की पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी का गठबंधन था. उसके चलते आपने देखा औरंगाबाद के अंदर ये गठबंधन का एआईएम का उम्मीदवार जीत गया. खासदार का चुनाव बहुत बड़ी बात है. औरंगाबाद जैसी सीट में यदि एक खासदार चुनाव जीत जाता है तो वो प्रकाश अंबेडकर के बिना कैसे संभव होगा? हो ही नहीं सकता. करेक्ट. उसी तरह से बहुत सारी सीटों के ऊपर जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है दलित का, विदर्भ में कुणबी का, उसके ऊपर बड़ी संख्या में डेंट लगी. और उसमें देखा आपने कि करीब करीब 14 में भी और करीब करीब 19 में भी एक चंद्रपुर की सीट छोड़ दीजिए आप, तो पूरी की पूरी सीट महायुति, बीजेपी और शिवसेना ने जीत हासिल करी. क्यों हासिल करी? उसकी सबसे बड़ी प्रमुख वजह है प्रकाश अंबेडकर का इस वोट बैंक में अच्छा खासा नंबर लेना. वो 8-10% तो ओवरऑल दिखता है ना आपको, लेकिन उस वोट बैंक में 50% से ज्यादा वोट ले लेता है. मतलब यानी दलित वोट बैंक में 50% वो वोट लेके जाते हैं. मुस्लिम वोट बैंक में एमआईएम के साथ जुड़ के एक बड़ा गठबंधन बन गया, जो औरंगाबाद में सामने नजर आ गया. ठीक है, जीत गए. और खुद की सीट अकोला में नहीं जीत पाए. क्यों? क्योंकि वहां उतनी संख्या में मुस्लिम नहीं, उतनी बड़ी संख्या में, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बना. नहीं, लेकिन इस बार क्या ये स्प्लिट दिखाई दिया कि अभी भी जैसे मैंने कहा आपको कि एक ही बार मौका दिया जाता है महाराष्ट्र में? 9 में दिया था एमएनएस को, 19 में दिया वीबीए को. इस बार के मुद्दे अलग है. बिल्कुल आपने सही कहा. और एक दूसरी उसकी भी वजह मैं बताऊं, प्रकाश अंबेडकर ने पूरे पिछले चुनाव डिक्लेयर होने से कैंडिडेट डिक्लेयर होने तक अपनी स्थिति को क्लियर नहीं किया. क्लियर नहीं किया से मतलब यह है कि अपने उम्मीदवार अंत में डिक्लेयर, कल आखिरी डेट है तो आज डिक्लेयर कर रहे हैं. पिछली बार की तरह क्लैरिटी नहीं थी. तो वहां पर भी कंफ्यूजन हो गया. लास्ट में कहीं पर कैंडिडेट दे दिए और कोई सीट पे कैंडिडेट नहीं दिए. उनकी अपनी अपनी वजह है, वो सबके सामने है, सबको पता है. तो उनका जो वर्चस्व है वो इस बार जरूर कम होगा पिछली बार से. एक वजह है कि गठबंधन नहीं है. दूसरी वजह जैसे आपने बताया कि वो
लोग ऐसा सोचते हैं यार अपना वोट खराब क्यों करना है, तो अपने को एक विनिंग कॉज में वोट देना है, उसमें माहिती आ जाती, जानकारी मिल जाती है लोगों की, यार मैंने तो इसको दिया था तो खराब है। तो वो भी एक कारण है कि वोट कम होते हैं, चाहे एमएनएस की बात करें चाहे बीबीए की बात करें, बट खत्म नहीं होते, कम होते हैं। ठीक है, जी बेसिकली 6-7% अगर किसी को वोट मिलता है तो वो अगले चुनाव में एकदम 2-3% तक नीचे आ चला जाता है और उससे पूरा चुनाव पूरी तरीके से बदल जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे पूछनी थी कि बीजेपी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मा पर डिपेंडेंट है। क्या उनको महाराष्ट्र में सरकार बनने का फायदा कहीं ना कहीं मिलता नजर आया, या अभी भी उनका जो पूरी दारोमदार प्रधानमंत्री मोदी पर ही है, दैट इज नॉट इनफ, और कुछ एक्स्ट्रा जरूरत नजर आई? देखिए, ये तो इसमें महाराष्ट्र में अकेले नहीं, पूरे के पूरे देश में बीजेपी का दारोमदार बहुत हद तक बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ही है जी। और मोदी के ऊपर क्यों है आपको जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि मोदी, हु इज मोदी, कौन है मोदी? प्रधानमंत्री तो ठीक है, बट वाई उनकी इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता या वोट क्यों मिलते हैं, सीधी सी बात यह है। तो जो डिलीवरी और जो उन्होंने पिछले 10 साल में काम किए हैं, आपको ये भूलना नहीं पड़ेगा कि देश के अंदर कितने लोगों के बैंक अकाउंट थे, कितने लोग ओपन डेफिकेशन यानी बाहर शौच के लिए जाते थे, कितने लोगों के मकान थे। इंदिरा आवास योजना इंदिरा गांधी के समय से थी, लेकिन जो उसमें इसकी स्केल और जो स्पीड आई है, 70% से ज्यादा पॉपुलेशन को नल से जल नहीं मिलता, उनको वहाँ जो कुआं या बावड़ी जो है उसके ऊपर निर्भर रहना है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिलीवरी ज़बरदस्त तरीके से हुई है और लोगों को उसका फ़ायदा मिला है, और उसका फ़ायदा मोदी को मिला और मोदी का फ़ायदा बीजेपी को मिला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब सवाल ये होता है कि अब 10 साल हो जाते हैं, अब और क्या? पब्लिक की तो एक एस्पिरेशनल होता है ना कि ये तो मिल गया, बहुत अच्छा हो गया, अब इसके बाद क्या? तो लोग उसके ऊपर से निर्णय लेते हैं कि आप सामने मुद्दे क्या हैं और मोदी जी हैं और उनके सामने विकल्प क्या है। तो विकल्प जब तक क्रेडिबल नहीं हो तब तक जनता शिफ्ट नहीं होती। लेकिन लोग ये भी तो सोचते हैं ना कि अभी जो शुरू किया है वो थोड़ी बंद होने वाला है। आमतौर पर भारत में इस तरीके की वेलफेयर स्कीम्स जो होती है वो एक बार शुरू होने के बाद बंद होना मुश्किल होता है। जैसे किसान का कर्ज माफी देख लीजिएगा, तमाम गवर्नमेंट्स ने कहा कि नहीं कर्ज माफी से हल नहीं होता है, लेकिन बाद में हर बार जब सरकार बदली तब कर्ज माफी देनी पड़ी उनको। तो नॉर्मली लोगों को यह भी तो लगता है कि भाई अब जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बंद कुछ भी नहीं होने वाला है, बट एस्पिरेशन इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर, फॉर द बेटर, कि ये तो मिल रहा है और मिलता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अब नया क्या? तो अब नया क्या, तो उसकी उम्मीद मैं किससे करूं? कल जब भविष्य में मुझे जाना है तो मैं किसी से तो उम्मीद करूंगा ना। तो एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ उनके विकल्प है, जो भी विकल्प है, तो उन दोनों में से अब मुझे सिलेक्ट करना है। तो जो विकल्प अवेलेबल आज की डेट में है, क्या वो मोदी जी से बेहतर होने की उम्मीद है? यदि हाँ में आंसर है तो पलट जाएंगे, यदि ना में आंसर है तो मोदी जी के साथ चले जाएंगे। लेकिन ये तो आप उन वोटों के बारे में कह रहे हैं जो 100 में से 18 वोट बीजेपी को पड़ते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर। नहीं, वो तो एक कारण है। देखिए, किसी भी के भी जीतने और हारने की बहुत सारी वजह होती है। बोलते हैं ना, सफलता का कोई एक कारण नहीं होता है। जैसे एक रेसिपी के अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, बट सारे सपोर्ट तो होते हैं, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। एक टीम वर्क होता है, उसमें एक बड़ा इंग्रेडिएंट होता है, कैप्टन होता है, वो ठीक है। बट सवाल बस वही आता है कि पॉलिटिक्स में विकल्प क्या है, यदि ये नहीं तो क्या? करेक्ट ना? मेरा पूछने का मतलब ये था उसमें कि अगर मैं बीजेपी का नेता हूं या कोई भी बीजेपी का नेता है, अगर वो या उम्मीदवार है, अगर वो ये कहे कि अरे मोदी जी की रैली हो चुकी है, अब तो मैं आराम से जीत जाऊंगा, जैसे मैं 2019 में जीत गया, जैसे मैं 2014 में जीत गया, ये काफी है क्या उनके लिए? महाराष्ट्र में ये काफी है क्या? मैं वापस कह रहा हूँ, रैली केवल एक प्रचार प्रसार का माध्यम है, लेकिन प्रचार प्रसार आप किस बात का करेंगे? आपका प्रोडक्ट तो जमीन पे चाहिए ना। तो वो जो प्रोडक्ट है वो डिलीवरी है, उसका प्रचार प्रसार करना है। इससे मतलब नहीं है कि एक रैली हुई तो उससे जीत और हार हो जाएगी ना, उससे कुछ नहीं होगा। वो तो आपने 5 साल तक जो आपने पहले वादे किए थे जनता से, अब उसके ऊपर आपने कितना खरे उतरे और कितना नहीं उतरे, उसी बात का आप प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे मैं कहता हूं हमेशा, इलेक्शन कोई भी हो, 3 ही चीज होती हैं,
दावे वादे इरादे, इस चौथा कुछ भी नहीं होता। दावे वो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है जिसको 5 साल पहले जनता ने चुन के भेजा था, वो तमाम तरह के दावे करेंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। वादे जो चैलेंजर है वो करेंगे कि यदि मैं चुन के भेजा गया तो मैं आपके जीवन के अंदर ये परिवर्तन लेके आऊंगा, वो वादे करेंगे। और इन दो दावे और वादों के ऊपर जनता अपने इरादे बताती है। तो ऐसा है कि बीजेपी का एक दावा ये भी था, क्या ये आपको कहीं नजर आया? क्योंकि महाराष्ट्र में ये बहुत ही पिक्यूलियर चीज है। बीजेपी का ये दावा था कि हमारी जो भी सरकार है या हमारी पार्टी है वो करप्शन फ्री पार्टी है। वादा उनका ये था कि जो करप्शन में इन्वॉल्व है उनको हम जेल में भेजेंगे, और इरादा उनका ये था कि पूरे महाराष्ट्र में करप्शन फ्री हम सरकार देंगे या फिर चाल चरित्र या उस तरीके का प्रशासन देंगे या राजनीति देंगे। अब बताइए कि वादा उनका तो अजित पवार साथ में आने के बाद वो डगमगा गया, दावा डगमगा गया। वादा जो किया था वो तो दिख ही रहा है कि भाई जो इनके साथ आए उन पर तो एक्शन नहीं हुई। और इरादा, आप जनता सवाल पूछ सकती है कि भाई आपका इरादा तो ये था और वो इरादा सही नहीं उतरा है। क्या ये बातें भी आपको आपके इसमें दिखाई दी? बिल्कुल, ये बातें भी दिखाई देती है और देंगी, लेकिन उसके साथ एक चीज जानना महत्वपूर्ण है कि ये जो जितनी भी आपने बातें करी वो महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, मैं महाराष्ट्र में परिप्रेक्ष्य में ही पूछ रहा हूं। लेकिन ये जो चुनाव है वो देश का चुनाव, करेक्ट, लेकिन ये हुआ महाराष्ट्र में है। नहीं, महाराष्ट्र में हुआ है, बट जो हम वोट जो डाल रहे हैं उससे जो नेता को चुन रहे हैं वो देश के नेता को चुन रहे हैं, वो पार्लियामेंट में बैठने वाले हैं, वो पूरे देश का प्रशासन इंक्लूडिंग महाराष्ट्र चलने वाला है जो भी है। तो उसका असर जरूर होता है, बट उतना नहीं होगा जितना कि असर आप कल के दिन बीएमसी के इलेक्शन कराएंगे तो उसमें एक अलग तरीके का असर होगा। जब असेंबली के चुनाव होंगे, विधानसभा के, तो उसका असर अलग होगा, और देश का चुनाव हो रहा है तो उसका असर अलग होगा। ठीक है, तो मतलब मैं ये मान के चलूं कि अगर 100 लोग वोट अगर इस बात पे करने की सोच रहे हैं कि भाई हम तो करप्शन फ्री मामले में बात करेंगे, और जो महाराष्ट्र की स्थिति अगर वो देखेंगे तो असेंबली में शायद 60 वोट यहां से वहां चले जाए, लेकिन लोकसभा में 40 वोट ही यहां से वहां जा सकते हैं। 40 भी नहीं, 20 ही वोट मान के चलिए आप। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि आपने एक बात करी अभी करप्शन की जी। सवाल ये उठता है, यदि सिर्फ करप्शन मुद्दा है सिर्फ, तो करप्शन कहीं पर भी हो, किसी भी प्रकार का हो, वो कितने लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। टेंजेबल वैल्यू में आप देखिएगा हमेशा करप्शन कभी भी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ इमेज नाम की एक चीज होती है, कन्विक्शन नाम की एक चीज होती है। इमेज तो डिलीवरी से आती है ना, आप डिलीवरी को भूल रहे हैं जब आप करप्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ जो क्या कहते हैं वेलफेयर स्कीम्स के डिलीवरी पर तो वोट नहीं होते। अगर ऐसा होता तो कई सारे चुनाव सारे इसी पे होते हैं, सारे केवल देखिए। और एज ए लीडर, एज ए पॉलिटिकल लीडर, आपके पास पेन है तो दिखाइए, मैं बताता हूँ। ठीक है, एज ए पॉलिटिकल लीडर आप कौन है? आप जनप्रतिनिधि हैं। आपका काम क्या है? प्रशासन चलाना और लोगों के जीवन में डिलीवरी करना। ठीक है, यही है ना। तो वो तो पैरामाउंट है, यानी डिलीवरी के बिना आप क्या करोगे? आप इसको छोड़ दीजिए, चलिए मेरी सब बातें छोड़ दीजिए। आप नवीन पटनायक उड़ीसा को लीजिए, ठीक है, क्या वो आपको कहीं नजर आते हैं? नहीं। क्या उनको वहाँ की लोकल भाषा फ्लुएंटली आती है? नहीं। क्या उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो जाने जाते हो? क्या उड़ीसा ऐसा राज्य है कि जो आपको झंडे गाड़ दिए, विजिबिलिटी पुअर ऑफ पुअर स्टेट, लगातार 5 बार से जीतते आ रहे हैं? क्यों? बट वो तो असेंबली का चुनाव हुआ, लोकसभा भी जीतते हैं। लोकसभा भी जीतते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको कि डिलीवरी जो लोगों के जीवन में वो करते हैं, तो लोग उनके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। नहीं, तो यही मेरा सवाल आता है कि फिर ऐसे में जो डिलीवरी प्रधानमंत्री मोदी या सेंट्रल गवर्नमेंट की महाराष्ट्र में होती है, वही उसी टाइप की डिलीवरी तो उड़ीसा में भी होती होगी। तो उड़ीसा में लोग इस तरीके से सोचते हुए आपको नजर आए क्या कि लोकसभा के लिए हम अलग वोट करेंगे और असेंबली के लिए अलग करेंगे? पिछले बार का इलेक्शन देखिए, फर्स्ट 14 में तो किसी को पता नहीं था कौन है मोदी। ठीक है, जब तक आप डिलीवरी उनका एहसास ना ले लें, डिलीवरी का लाभ ना ले लें, जो कि 14 से 19 के दौरान लिया, तो 14 के इलेक्शन में बीजेपी की 1 सीट थी, 21 में से 1। 19 के इलेक्शन में बीजेपी की 8 सीट आ गई, 1 से 8। आप अंतर समझ रहे हैं क्यों? और 12 सीटें आई आपके नवीन पटनायक की पार्टी की। तो यही तो अंतर है सर। यही, जब तक डिलीवरी का लाभ मिले, लोगों को मिलना चालू हो जाए, फिर कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, जनता उसको वो सेकेंडरी करती है। ठीक है।
फर्स्ट इज कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। जैसे मैं बोलता हूँ ना, आप ये पेन खरीदते हैं ना, लिखने के लिए खरीदते हैं ना, तो मैं वोट भी देता हूँ तो मेरे जीवन के परिवर्तन के लिए देता तो हूँ। मेरा फिर सवाल यह है कि क्या उस डिलीवरी के नाम पर बीजेपी के कैंडिडेट्स को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि भाई डिलीवरी अगर प्राइम मिनिस्टर की चल रही है तो अब हम निश्चिंत हैं, 14-19 का हम उसी तरीके से हम जीत के आ जाएंगे। उसी पे आ रहा हूँ। डिलीवरी का मतलब होता है, डिलीवरी को सबसे पहली बात है मोदी या पार्लियामेंट या प्रधानमंत्री लेवल के ऊपर वो डिलीवरी के लिए एक योजना बनाते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है। बट उस पॉलिसी को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल कार्यकर्ता के पैरों से चल के लोगों के घर तक पहुंचना है, तो वो लोग ही पहुंचाएंगे। जैसे कि तमिलनाडु में और केरला में, आंध्र प्रदेश में बीजेपी का लोकल कार्यकर्ता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वहां पर करीब करीब ना के बराबर सीटें आती हैं। मोदी जी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब तक वो पैरों से चल के डिलीवरी ना जाए, आपकी ब्रांड इक्विटी तो बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन आपकी वहां दुकान ही नहीं हो, आपका ब्रांड ही नहीं मिले, तो कैसे काम चले? ठीक है। तो उस हिसाब से कोई भी हल्के में नहीं ले सकते किसी भी चीज को। तो वो डिलीवर आपको दिखाई दिया वो इस बार के इसमें कि वो उस तरीके से कार्यकर्ता निकले हैं? 100 कार्यकर्ता अगर बीजेपी के हैं तो 100 के 100 डिलीवरी कर रहे हैं ऐसा? ये क्लियर है। डिलीवरी का मतलब ये है कि कार्यकर्ताओं के संदर्भ में, मतदान के संदर्भ में डिलीवरी का मतलब है लोगों को घर से निकाल के पोलिंग बूथ तक लाना और बताना कि हम कौन खड़ा हुआ है और किसको वोट करना है, ये उनका काम है। तो ये मैं जरूर मान रहा हूँ महाराष्ट्र के संदर्भ में बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं। लो वोटर टर्नआउट का पहले से तो कम ही है, भली 1% या 2% कम हो, लेकिन कम है। तो उसके अंदर जरूर ऐसा है कि पहले से अभी के मुकाबले काफी कम प्रयास दिख रहा है जमीन के ऊपर कार्यकर्ताओं का वोट करने लाने। ऐसा कहा जा रहा है, सिर्फ बीजेपी अकेले की बात नहीं है, इवन ये मान के चल रहे हैं लोग कि हम तो जीत ही रहे हैं बीजेपी वाले मोदी जी की वजह से, और जो विपक्ष वाले हैं वो सोच रहे हैं हम तो हार ही रहे हैं तो क्यों मतदान करने जाना है। तो ये फिनोमिना जमीन के ऊपर चल रहा है जिसकी वजह से मतदान कम नजर आता है। नहीं, लेकिन हमारे कई सारे प्रेक्षक ये कह रहे हैं कि नहीं, महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिल जाएगी, या अब शरद पवार कह रहे हैं कि हम 30 से 32 सीटें आराम से जीत जाएंगे। तो उनको महाराष्ट्र में उम्मीद लगी हुई है विपक्ष को। उनको लग रहा है कि सिंपैथी फैक्टर उनके साथ में है। जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा बीजेपी ने, जिस तरीके से पार्टियां अपने हाथ में ली, उसका असर कहीं ना कहीं उनके जो लॉयल्टी फैक्टर जिसका आपने बात किया था कि मराठी मानुस लॉयल्टी फैक्टर उनका काफी होता है, तो वो लॉयल्टी फैक्टर जो है उसके वजह से उनको लग रहा है कि ये लॉयल्टी पर गलत किया, और उसके वजह से उनको लग रहा है कि हम उसका फायदा हमको हो सकता है। क्या ग्राउंड पे आपको वो लॉयल्टी फैक्टर सिंपैथी के साथ साथ कहीं ना कहीं दिखाई दिया? ग्राउंड के ऊपर तो बड़ी चीज होती है नंबर्स में। यदि 10 में से 2 या 4 या 5 लोग जोर जोर से चिल्ला के दिए बोल रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई जीत रहा है या हार रहा है। ठीक है, वो तो पता चलेगा केवल जीत और हार और वोट परसेंटेज के हिसाब से ही। तो उसके लिए इस आंसर को पाने के लिए कि क्या वाकई में महाराष्ट्र के अंदर ये जो गठबंधन हुआ और इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हुई महाराष्ट्र सरकार के अंदर, उसको जनता ने कैसे लिया, और 100 में से इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को, महायुति की सरकार को महाराष्ट्र में कितने नंबर दे रहे हैं, ये पता चलेगा जब सीटें आएगी। और हमारा एग्जिट पोल आएगा आपके आज तक चैनल और इंडिया टुडे ग्रुप के साथ 1 जून को 6 बजे, तो शायद आपको उसमें कुछ झलक दिखे, अच्छा या खराब जो भी है। तो क्या झटके के लिए तैयार रहे हम? नहीं, मैं ऐसा आप झटके के पीछे क्यों लगे हुए हैं? आप झटके पे मत जाइए। आपका एक स्टेटमेंट काफी चर्चा में है कि बहुत ज्यादा जमीन हिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो क्या महाराष्ट्र में भी आपको ऐसे ही लग रहा है बहुत ज्यादा जमीन हिलती नजर नहीं आ रही है? आपका ये स्टेटमेंट है, इसके लिए मैंने पूछा। मेरा स्टेटमेंट है किसी प्रश्न के संदर्भ में। ठीक है, जैसे आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे आपके साथी ने भी मुझसे, सुधीर चौधरी जी ने प्रश्न पूछा कि प्रदीप गुप्ता, आप क्या कोई बहुत बड़ा उलटफेर देश के अंदर देख रहे हैं क्या चुनाव के संदर्भ में? तो मैंने कहा आपके बहुत बड़ा उलटफेर की परिभाषा मुझे नहीं पता है, आप बता दीजिए। बोले कि सब कुछ बदल जाएगा। मैंने कहा ऐसा सब कुछ बदल जाएगा जैसा उलटफेर तो मैं नहीं देख रहा हूँ। तो यही सवाल मैं आपको महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में पूछता कि आप कुछ बहुत बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र में देख रहे हैं क्या? और मैं उसकी परिभाषा भी आपको बता देता हूँ। हाँ, परिभाषा बताइए, फिर मैं बताता हूँ। तो परिभाषा ये है कि 2014 और 19 में जो विपक्षी दल थे उन्हें 4 से 6 सीटें मिल पाई थी महाराष्ट्र में, 5 से 6 सीटें मिल पाई थी।
क्या ये आंकड़ा इस बार बढ़ता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं? क्या इस तरीके का उलटफेर आपको दिखाई देगा? देखिए, सीट के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन की पाबंदी उनका मेरे प्रभाव मुंह पे बढ़ता लगी हुआ है। नजर आएगा। मेरे मुंह पे लगी हुई ठीक है, है, तो मैं सीट की बातें नहीं करता हूँ। ठीक। मैं सीट की बातें कर भी नहीं सकता हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि राजनीतिक परिदृश्य हाँ, जमीन के ऊपर जो महाराष्ट्र में दिख रहा है वो सबके सामने है कि 4 से 6 पार्टियां बन गई है, इतने सारे नेता आ गए हैं, तो जरूर उसके अंदर उसी हिसाब से थोड़ा फेरबदल हो सकता है। बट वो कितना होगा, कितने नंबर आएंगे, आज वो मेरी स्थिति नहीं है बताने की।